मजबूर बनने से बचा है। इसके अलावा भी अन्य जो वर्ग हैं हमारे, जो मजदूर वर्ग है, मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जो हमारे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं है इतना जो इलाज करा सके। तो इलाज के अभाव में, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों में कोई इलाज होना है, पैसा नहीं है, तो या तो उनका परिवार का सदस्य परमानेंट जो अपंग हो जाता है या कई बार मृत्यु हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी योजना है, प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू हुई योजना स्वास्थ्य विभाग के लिए, मैं इस योजना को सर्वोत्तम योजनाओं में मानता हूँ। और मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग, हम अपने स्तर से तो ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे ही, लेकिन आप लोग भी जहाँ भी जाएं, लोगों से मिलें, परिवार से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, गांव में बैठे हैं, गांव में बैठक हो रही हो, वहाँ जाके इस योजना के बारे में जरूर बनाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग, हमारी केवल एक ही इच्छा है, इस योजना का लाभ अधिक से अधिक हमारी गरीब लोग उठा सकें। जिनके निर्देशन में, जिनके नेतृत्व में हमारा स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने जो भी उपलब्धियां हासिल की है उसमें प्रभारी जिलाधिकारी महोदय का काफ़ी अहम निर्देश और रोल रहता है। मैं चाहूँगा प्रभारी जिलाधिकारी महोदय से आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर 2 शब्द कहने में। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, श्रद्धेय माननीय मंत्री जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में हम सभी माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी जो हमारे नागरिक हैं, ग्रामीण भाई बहन हैं, सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबने बताया, मैं दोबारा उसका रिपीटिशन नहीं करूँगा। आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर आयुष्मान गोल्डन कार्ड के बारे में जो सीएमओ साहब और उनकी टीम ने आपको बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सबसे प्रॉब्लम क्या है, गांव में सबको इसकी बहुत अच्छी जानकारी होना। आप सब लोग आए हैं, आपके थ्रू भी गांव में इसकी जानकारी प्रसारित हो कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा लें लोग, क्योंकि उससे जो है स्वास्थ्य से संबंधित जो गंभीर प्रकार के रोग हैं उनका समुचित इलाज एक निश्चित चिकित्सालयों में हो जाता है। इसमें जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको अलग से कहीं से पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की ये योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये एक आह्वान पर ये योजना लॉन्च की गई है। आज 4 साल इसके पूरे हो गए। अभी हमारे जनपद में हम लोग अभियान चलाए हुए हैं कि इस गोल्डन कार्ड 22 लाख से ऊपर हमारे बनने हैं, लेकिन अभी तक हम लोग 5 लाख के ऊपर बना पाए हैं। लेकिन अभियान चलाया गया है ताकि इस महीने हम काफी संख्या में इसको पूरा कर पाए। इसके लिए पंचायत सहायक को लगाया गया है, आशा बहनों को लगाया गया है और जो हमारे जन सुविधा केंद्र हैं उनको एक्टिवेट किया गया है और सभी पीएचसी सीएचसी पर इसकी सुविधा प्रदान की गई है। आप सबसे आह्वान है, आप सबसे अनुरोध है कि और लोगों को भी प्रेरित करिए ताकि वे अपने कार्ड बनवा सकें। मैं इस अवसर पर आपको अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। आज इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है फसल बीमा, कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा योजना के संबंध में। मैं उस संबंध में भी डीडीएजी साहब से ये कहूँगा कि संक्षेप में इस योजना के बारे में भी यहाँ पर उपस्थित लोगों को बताएं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, प्रभारी जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ साहब तथा अन्य सभी प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण तथा सम्मानित किसान भाइयों, अन्य नागरिक तथा माताओं बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाइयों को जब भी प्राकृतिक आपदा से, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल को क्षति हो जाती है या उसका उत्पादन कम होता है, ऐसी परिस्थिति में बहुत ही कम प्रीमियम, रबी में 1.5% और खरीफ में 2%, तो बहुत ही कम प्रीमियम जमा
करके फसल का बीमा कराया जा सकता है। और पिछले वर्षों में जिन किसान भाइयों ने फसल बीमा कराया है उनको उसका लाभ भी मिला है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरीके से फसलों का कवर है। पहला, पूरे समूह में एक साथ अगर कोई बाढ़ या कोई अन्य कारण से फसल को नुकसान होता है, ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक ग्राम में 4 किसानों के यहाँ राजस्व विभाग के माध्यम से प्राप्ति कराई जाती है और उसमें जो उत्पादकता कम होती है, पिछले 5 वर्षों की तुलना में अगर उत्पादकता कम होती है, उतनी उत्पादकता का मूल्य संबंधित किसान भाइयों को दिया जाता है। इसके अलावा अगर यदि कोई किसान भाई व्यक्तिगत उसका नुकसान होता है तो 72 घंटे के भीतर आप अपने बीमा कंपनी को या कृषि विभाग को या अपने लेखपाल या राजस्व विभाग को कहीं भी अगर सूचना दे देते हैं कि हमारी फसल को नुकसान हुआ है, तो उसका सर्वे करके राजस्व विभाग, कृषि तथा बीमा कंपनी को सम्मिलित रूप से वहाँ उसका सर्वे करते हैं। यदि क्षति वहाँ पर पाई जाती है तो उसका क्षतिपूर्ति तत्काल 25% तत्काल दी जाती है, बाकी पैसा जब प्राप्ति हो जाती है तब दिया जाता है। इस तरह से सर, इसके अलावा एक और है, कटिंग फसल की कटाई के बाद भी अगर आपका 14 दिनों तक आपकी क्षति होती है, खेत में रखे रहने के बाद फसल आपकी रखी हुई है, बारिश की वजह से या किसी कारण से क्षति होती है प्राकृतिक आपदा से, ऐसी परिस्थिति में भी बीमा का क्लेम आपको मिलता है, उसी प्रीमियम में कवर होता है। बीमा कराने का 2 तरीका है। पहला, ऐसे किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, उन सभी किसान भाइयों को का बीमा बैंक के द्वारा स्वयं किया जाता है। लेकिन अगर आप कराना नहीं चाहते तो आप मिलकर आपको देना होता है कि हमें बीमा नहीं कराना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका बीमा नहीं किया जाएगा। दूसरा तरीका है, आप स्वयं कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के या अपने मोबाइल फोन से भी अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं या संबंधित बैंक की शाखा में आप जा करके वहाँ प्रीमियम जमा कर सकते हैं। ये प्रीमियम जमा करने के बाद आपका फसल का बीमा हो जाता है और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर आपको क्षतिपूर्ति दी जाती है। आज महोदय इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को जिन्होंने खरीद में बीमा करा रखा है, 9,000 किसान भाइयों ने व्यक्तिगत अपना बीमा करा रखा है, आप सभी को प्रतीकात्मक रूप से बीमा पॉलिसी माननीय मंत्री जी के तरफ से दी जाएगी। अभी सर आज इस आयोजन के माध्यम से मैं जो भी लोग यहाँ पे हमारे नागरिक उनसे अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक किसान भाई फसल बीमा का बीमा अवश्य कराएं, जिससे जीवन बीमा है यह हमेशा लाभ नहीं मिलता है। जब आपको नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान होगा तब आपको मिलेगा, अगर नुकसान नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं क्लेम मिलेगा। लेकिन कई बार होता है कि हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है प्राकृतिक आपदा से। ऐसी परिस्थिति में अगर आपने बीमा करा रखा है तो आपको बहुत लाभ इसका मिल सकता है। अभी कई किसान भाइयों ने इस तरह केले की फसल हम लोगों ने देखा, पूरी फसल केले की गिर गई, लेकिन अगर उन्होंने बीमा नहीं कराया तो उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। अगर बीमा कराया होगा तो पूरा उनका नुकसान की भरपाई हो जाती है। आप सभी से इस आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप स्वयं भी और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी दें कि फसल बीमा जीवन बीमा की तरह से ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका लाभ आवश्यक है। धन्यवाद सर। अब मैं जो लाभार्थी हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया, अपना इलाज करवाया, ऐसे 5 लाभार्थियों को माननीय मंत्री जी से सम्मानित किया जाना है। 5 लाभार्थियों के नाम निम्नवत हैं। श्री संवारी लाल जी, जिन्होंने पित्त की पथरी का इलाज कराया है और आज स्वस्थ हैं। श्री संवारी लाल जी हो गया है। श्रीमती शांति देवी जी, श्रीमती शांति देवी जी जिन्होंने का इलाज कराया है। श्रीमती शांति देवी जी, कुमारी मैया जी जिन्होंने कंधे का
काजल जी, सुशीला देवी जी, हिमाली काजल जी, श्रीमती रजनी जी, श्रीमती रजनी जी, श्रीमती रजनी जी, श्री संतोष जी, श्री सुमित कुमार जी, श्री सुमित कुमार जी, श्री मुरली जी, इसके बाद सर्वाधिक लाभार्थी स्वास्थ्य के गोला से इसलिए डॉक्टर गणेश जी इस आज की बीमा योजना के डॉक्टर गणेश जी इन्होंने अभी तक 499 लोगों को इलाज करवाया है। इसी क्रम में डॉक्टर श्राप चैरिटी आयोजन के संचालक निधि क्षेत्र से डॉक्टर श्राप चैरिटी आयोजन के संचालक इन्होंने 3294 लोगों का इलाज किया है। श्री अनुराग जी इसी क्रम में उमा नेत्रालय के संचालक डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। और इसी क्रम में डॉक्टर अमित महाजन प्रधान से MOIC ने उत्कृष्ट कार्य किया है। डॉक्टर अनुराग जी इसी क्रम में विभागीय अधिकारी श्री अंजनी कुमार सिंह जी जो कि DSO सर हैं, इन्होंने अच्छा कार्य करते हुए श्री दिनेश चंद्र मिश्रा जी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, श्री अवधेंद्र कुमार सिंह जी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, श्री सुशील कुमार यादव जी, दिनेश चंद्र मिश्रा जी, श्री अवधेंद्र कुमार सिंह जी, श्री सुशील कुमार यादव जी पूर्ति निरीक्षक, श्री ललित कुमार पाठक जी पूर्ति निरीक्षक, श्री आनंद कुमार सिंह जी पूर्ति निरीक्षक, श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, श्री विनय कुमार पांडे जी, श्री साधना श्रीवास्तव जी, श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी और दो कोटेदार महोदय ने अच्छा सपोर्ट सहयोग किया है। श्री करणपाल सिंह जी और श्री रमाकांत शुक्ला जी ने अंगत प्रयास से संपूर्ण सका। जी जिन लोगों को आज के इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी वितरण कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, इस योजना के नोडल अधिकारी पंत साहब, DDAG, ये दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ आए सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, जिले से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मेरे साथ आए
मेरे साथी अरविंद सिंह जैसे जी, राजीव जी, गुप्ता जी, सुनील सिंह जी, मोदी जी, जिनका नाम लेना है, ऐसे सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित, आप सब को जानकारी है, जैसे भी डीपी साहब ने बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 15 सितंबर को होता है और 2 अक्टूबर को हम सब महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस को मनाते हैं। ये 15 दिन का जो पखवाड़ा है वो पूरे भारत में सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने जिले में भी कई कार्यक्रम हुए हैं। अभी मैं जब आया पहले प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी के जीवन चरित्र के विषय में बहुत सारी चीजें बताई। आप सब नरेंद्र मोदी जी के विषय में बहुत कुछ जानते हो और जैसा उनका जीवन रहा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उससे उनकी हर व्यक्ति के साथ न केवल संवेदनाएं जुड़ी है, बल्कि जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको अपने सामान्य जीवन जीने में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अन्य जो उनकी सुविधाएं जरूरतें हैं, उसके लिए आवश्यकता होती है, ऐसे सारे लोग उनके संज्ञान में रहते हैं। 2014 में शपथ लेने के साथ ही उन्होंने इस बात की घोषणा की, ये सरकार कमजोर वर्ग की सरकार, और हम लोगों से भी जब बातचीत को करते हैं तो इस बात को हमेशा कहते हैं हम लोगों के काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, कमजोर है, उसमें कभी भी सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए। जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लिए सरकार का कभी अभाव नहीं होना चाहिए और जो अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं उसमें सरकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उनका कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर सरकार की जरूरत है वहीं पर सरकार को दिखाई देना चाहिए और ऐसा उन्होंने कर करके दिखाया। आप देखें, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र, मकान बनाना हो, सड़कें बनाना हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, हर क्षेत्र में हम काम करते हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत दिवस जो आज हम मना रहे हैं, ये 4 वर्ष पूर्व आज ही की तारीख से प्रारंभ हुआ था। 4 साल पूरे 4 साल के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए, क्योंकि ये माना जाता है, सरकार का ये मानना है कि अगर हमारे देश के नागरिक स्वस्थ हो तभी वो अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम कर पाए। और जब वो पूरी क्षमता से काम करेंगे तो न केवल देश का भी विकास होगा, उसके साथ साथ उनका भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, ऐसे सारे चौतरफा विकास होगा, जिससे मनुष्य का जीवन भी सुखी होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। इन सारी बातों को लेकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। जहाँ ये आयुष्मान भारत का जो हमारा गोल्डन कार्ड होता है, जैसे अभी हमारे नोडल अधिकारी ने बताया कि लगभग 22 लाख लोगों को हमारे जनता में उसका फायदा मिलेगा। 22 लाख लगभग हमारी 40-45 लाख की जनसंख्या, आधे लोगों को इसका लाभ सीधे मिल रहा है। ऐसे अनेकों योजनाओं का लाभ मिला। ऐसे ही पूरे देश में आयुष्मान भारत के 10 करोड़ से ज्यादा हमारे परिवार लाभार्थी है, 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी उनकी संख्या हमारे देश में। अच्छा, इतनी बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरी दुनिया में कोई दूसरी नहीं, जहां उन्होंने गरीब और कमजोर वर्ग, जिनको सामान्य सा इलाज कराने में भी कठिनाई होती थी, उनके लिए जो गंभीर बीमारियां हैं, ऐसी लगभग हमने बहुत सारी 1000 के लगभग ऐसी बीमारियों को हमने इसमें चिन्हित किया है, जिनका इलाज इसके माध्यम से हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम 2030 तक अपने देश को ऐसा बनाए जिसमें हमारे सारे लोग स्वस्थ हो, उनका जो खर्च होता है स्वास्थ्य पर वो कम से कम हो, और उसके साथ ही साथ कुपोषण जैसी समस्या, जो हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर है, जो हमारी गर्भवती महिलाओं का मृत्यु दर है, ये सब चीजों को कम करना और उस क्षेत्र में हमने काम किया। आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी, पहले दवाओं पर मूल्य का नियंत्रण नहीं होता, अभी हमने ऐसी 1000 के लगभग दवाएं जो बहुत जरूरी होती है लोगों के लिए, उन पर हमने मूल्य नियंत्रण भी स्थापित किया। साथ ही साथ हमारे जो जन औषधि केंद्र है, 30,000 ऐसे हमारे जन औषधि केंद्र हैं, जिनके
इसके माध्यम से हम लोगों ने इस तरह से काम किया है, जो मूल्य नियंत्रण उधर और इधर जन औषधि का केंद्र, इससे हम 10,000 करोड़ रुपया हर साल बचाते हैं। जो दवाओं में आपका खर्च होता था उसमें 10,000 करोड़ रुपए की बचत हम लोगों ने दवाओं के मूल्य पर करनी प्रारंभ कर दी। साथ ही साथ आमतौर पर आपने देखा होगा दो बीमारियां ज्यादातर लोगों को होती थी, एक जो हार्ट में पड़ता था इसमें, और दूसरा वो नी का वो डालते थे, वो उसकी कीमत पहले बहुत ज्यादा थी। अभी हम लोगों ने उसको नियंत्रित किया है, उसकी कीमत में 60% तक की कमी आई, जो पहले अभी जो हम लोगों ने उसका एक सर्वेक्षण लगाया आयुष्मान भारत के माध्यम से दवाओं की जो कमी हुई है, साथ ही साथ जो डायलिसिस सेंटर हम हर जिले में 497 जिलों में हम डायलिसिस सेंटर बनाए हैं, जिसमें 1 रुपए में डायलिसिस होती है। ये जो काम है इसके माध्यम से सीटी स्कैन के माध्यम से डायलिसिस वाला हम नहीं ने पहले लोकसभा में सबसे पहले उठाया था। उन्होंने कहा था कि खाली लखीमपुर की बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा लखीमपुर में सारे जिलों नहीं, वो सारी चीजें बनी। ये सिटी स्कैन ऐसे सारे जो हमारे चिकित्सा के अधिकारी हैं लगातार जो ये प्रयास करें, उसके द्वारा हमने एक जो सर्वेक्षण कराया, उससे पहले जो स्वास्थ्य का आपकी जेब से आपके परिवार में जैसे कुल जो स्वास्थ्य के ऊपर आप खर्च करते थे वो लगभग 65% करते थे 2014 अपनी जेब से, बाकी सहायताएं होती थी, लेकिन 100 रुपया खर्च किया तो 65 रुपया आपकी जेब से जाता है। उसको हमने घटा करके एवरेज अब 100 रुपए में केवल 40 रुपया आपकी जेब से जाता है, 25 रुपए की बचत हर एक व्यक्ति को, मतलब एवरेज निकाले, कई लोगों को ऐसे ही हम लोग इसको भी जो हमारा जीडीपी है, लेकिन थोड़ी वो बात इसको छोड़ते हैं, लेकिन उसको हम बढ़ाएंगे बजट को, तो उसको हम ले जाकर के 20% तक लाने के लक्ष्य पर है कि 2030 तक हम आपकी जेब से आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर 20 रुपए से अधिक 100 रुपए में नहीं खर्चा होगा, 80 रुपया सरकार खर्च करेगी, 20 रुपया आपको केवल खर्च करना है। ऐसे ही जो डॉक्टरों की कमी है उसको भी हम दूर कर रहे हैं लगातार। हम एम्स बड़े अस्पताल जो थे पहले 6 थे, आज 20 बन करके तैयार हो गए, दूसरे और भी 22 एम्स हम बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय जो है उसको मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। डॉक्टरों की सीटें बढ़ी हैं, लगभग 16,000 सीटें हमने बढ़ा दी, पीजी में 12,000 के करीब सीटें बढ़ा दी। अभी जो हमारा एवरेज है पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि एक आदर्श स्थिति होती है कि अगर 1000 आदमी पर एक डॉक्टर अगर है तो वो आदर्श स्थिति मानते हैं। अभी लेकिन जो हमारे देश में वो 1500 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। ऐसा कोई प्रयास पूर्व में नहीं किया गया। अब हम लोग इन सब प्रयासों को कर रहे हैं, लगातार मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, नर्सिंग सेंटर बना रहे हैं, मेडिकल में जो भी हमारा हेल्पिंग स्टाफ होता है उसके लिए भी अलग अलग ट्रेनिंग सब शुरू कर रहे हैं। डॉक्टरों की भी संख्या बहुत जल्दी हम पूरी कर लेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा हेल्पिंग मेडिकल स्टाफ होता है उसके लिए भी हम लगातार ट्रेनिंग के द्वारा ऐसा पैरा मेडिकल स्टाफ का पूरा एक वो खड़ा करके जा रहे हैं ढांचा। इससे न केवल आपके स्वास्थ्य की जांच में कोई समस्या नहीं आएगी, आपको जब जरूरत पड़ेगी दवा की तो आपकी पैसे से भी मदद होगी, दवा खरीदनी है तो आपको सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी। जहाँ जो गंभीर बीमारियां हैं उनको भी हम ठीक ढंग से और हर स्थान पर उसको उपलब्ध करा सके, उसके लिए सुविधाएं ऐसे भी हमारे प्रयास जारी हैं। लेकिन उन सबके साथ साथ जो हमारा लक्ष्य है कि हमने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे सरकार ने ये तय किया है कि 2030 से 40 तक का समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले हम स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर देना चाहते हैं, जिसमें 2030 के बाद केवल प्रदर्शन करने का काम हमारे देश के नागरिकों का है, वो अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने करेंगे, जिससे हम 2040 तक दुनिया के एक सम्मानित और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएंगे। आवश्यक है कि जहाँ हमारी आर्थिक स्थितियाँ ठीक हो, वहीं हमारे बच्चे जो कुपोषित हैं उनका कुपोषण दूर कर रहे हैं। अभी हमारे पास 8%, 7% के करीब एक बच्चों का जो मोटा आंकड़ा आया था वो कुपोषित, जिसमें से उस 7% में से 2% बच्चे ऐसे थे जो अति कुपोषित, उनको
संख्या पहले 80 लाख थी 2014 में, लगभग आती थी ऐसे अति कुपोषित बच्चों को उसको 10 लाख तक ले आए, 10 लाख प्रति करोड़। हम इसको अति कुपोषित बच्चों की संख्या को लाने में हम सफल हुए। तो इस तरह से अति कुपोषित बच्चे भी, जो कुपोषित बच्चे अगर 1 करोड़ आप देंगे, उसमें से हमारे जो बच्चे जो अति कुपोषित की श्रेणी में आते थे, उसमें से जो 60% आए उसमें 1 करोड़ अगर संख्या हो तो उसके 2% हो गए। 2% का मतलब हो गया लगभग 15 से 30 करोड़ बच्चे, 30 लाख बच्चे। उसकी संख्या को घटाते घटाते 10 लाख तक ले आए। तो अति कुपोषित बच्चे भी कम हो रहे हैं, कुपोषित बच्चे भी कम हो रहे हैं। उनके भोजन की, बीमारी की, गर्भावस्था की स्थिति में भी उनकी देखभाल कैसे हो, गर्भवती माताओं की देखभाल कैसे हो, इनका अनुपात हम सामान्य करने का प्रयास करेंगे। लड़कों को ज़्यादातर लोग अल्ट्रासाउंड करा करके वैसे ही बात देते हैं पहले, अभी तो लेकिन बड़ी है संख्या। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ हमारा लिंग अनुपात को सही करना है, वहीं बच्चे जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको कम करके आए हैं। अभी जैसे 1000 बच्चों में अभी 2014 का जो हमारा आंकड़ा था वो 41 बच्चों को हो गया। अभी हम उसको 30 तक ले आए, 30 बच्चे तक हम ले आए हैं। 11 ये हमने अभी वो किया है। और महिलाओं में 130 की जगह 104 जो महिलाओं की गर्भ अवस्था के समय में मृत्यु हो जाती है वो भी हमने कम किया है। पोषण दूर हुआ है, मृत्यु दर को कम किया है, लिंग अनुपात ठीक कर रहे हैं, दवाएं सस्ती उपलब्ध हो और आपके खर्चा भी जिस कारण को कम हो, बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं। लगातार ऐसे प्रयास हमारे हैं कि बेडों की संख्या, जैसे कोविड में आपने देखा, कोविड का जब काल आया तो उस समय पूरी दुनिया में ये हाहाकार हो जाता है कि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत बड़ी जनसंख्या का देश है, यहाँ पर संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा और इतनी तेजी से फैलेगा और मृत्यु दर यहाँ की बहुत ज़्यादा मृत्यु होगी। लोगों ने जो पहले आंकड़ा दिया था वो डराने वाला था। जो हमारी जो संस्कृति एजेंसियों का आंकड़ा था वो ये कह रहे थे कि भारत में कम से कम 40 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे और 7 करोड़ के करीब मौतों की संभावनाएं दर्ज कराई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से न केवल लोगों को जागरूक किया, लोग हंसी बातें से कहते थे तो थाली बजवा रहे हैं, लेकिन उसका प्रयास, उस प्रयास का फायदा ये हुआ कि हमारे गांव के छोटे से बच्चे से भी हम पूछते थे कि कोविड से कैसे बचा जाए, तो कहता था बार बार हाथ धो और 6 फीट की दूरी से बात करो, मास्क करो। ये छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन ये वॉइस, ये आवाज सबके अंदर नहीं होती कि एक बात कहें पूरा देश मान ले। उन्होंने चाहे जनता कर्फ्यू की बात की, कोई सरकार नहीं रही, लेकिन लोगों ने अपने आप 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया। ताली बजाने को कहा, ताली बजाई, दिया जलाने को कहा, दिया जलाया, ताली बजाने को कहा, ताली बजाया। और अभी तो आपने देखा, अभी जो हमारा हर घर तिरंगा का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री ने किया, देश का शायद ही कोई घर बचा हो जाए। ये आवाज जो ताकत ऐसे नहीं है। जो व्यक्ति काम करता है, जो संवेदनशील होता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार, आपने देखा होगा कि मन की बात हो या फिर घर की बात से कभी भी पार्टी की उन्होंने बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, कभी कहा मन की बात में आपकी समस्याओं की बात, उन समस्याओं का हल कैसे निकले, उन्होंने उन्हीं बातों को कहा। कभी भी पार्टी और राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके उन्होंने सारी बातों को कहा। इसी के कारण उनकी आवाज में इतनी ताकत है। और अगर आप केवल स्वास्थ्य के दिशा में सोचें, बाकी बहुत सारे विषय सब आपको जानकारी उनके विषय में नहीं हो, लेकिन स्वास्थ्य में ही जैसे तो यही तो हमारी समस्या होती है कि हम बीमार हो गए तो हमको भाई इलाज मिल जाए, कोई डॉक्टर देख ले, हमको सही दाम पर दवा मिल जाए, हम उसको हम पैसा दे सके, ऐसी स्थिति हो जाए, हमारी जेब में उतना पैसा हो जिससे हम दवा दे सके। कोई ऐसा इलाज हो जिसका हमारे पास नहीं पैसा तो सरकार हमारी मदद कर दे, चाहे हम अस्पताल में तो बेड मिल जाए। लेकिन पहले ऐसी सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई, जिसका दुष्प्रभाव लोगों ने कोविड के काल में देखा। एक ही लेवल पे थी, एक प्रयोगशाला पुणे जिसमें कोविड की जांच होती। आज हमारे पास 2500 प्रयोगशाला, हमने केवल 3 साल के अंदर 2500 प्रयोगशाला। और वैक्सीन की तो बात सबको पता है, क्या बता रहे हैं, 9 महीने में 100 करोड़ और 18 महीने में 200 करोड़ से ज्यादा, 215 करोड़ वैक्सीनेशन हो। ये इतना बड़ा करोड़, 100 देशों को हमने दवा दी। प्रधानमंत्री जी ये भी बात कहते थे, 24 साल
अभाव नहीं महसूस होना चाहिए और जो सामान्य जीवन जी रहा है उसको कभी सरकार का प्रभाव नहीं महसूस होना चाहिए। सरकार का माने उसके जीवन में हस्तक्षेप न हो, लेकिन जिसको जरूरत है उसके साथ सरकार की हो। ऐसे ही वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम लोगों को आगे पहले से तैयारियों पर रखना चाहिए और उसी के कारण आज वो 2030 के लक्ष्य को लेकर के चले। कोविड में वो कहते थे लोग कि दूसरे देशों को दबा जा रहे हैं, वो इस बात को भी कहते थे, हम लोगों से आपस में बात करते हैं उनको समझाने के लिए, तो ये हमेशा कहते हैं कि देखो तुम लोग अपना सोचने का नजरिया बदलो। पहले की जो सरकारें थी वो अभाव में सोचती थी, हर चीज को कम रखते सोचती थी कि ये चीज हमारे पास नहीं है। कहने लगे आप प्रभाव में सोचो कि आपका प्रभाव सब जगह है और आत्मविश्वास से प्रेरित होकर किसी चीज की मैं कमी नहीं आने दूंगा, ऐसे योजनाएं बना। यही कारण है पहले लोग कह रहे थे जनधन खाते कैसे बोले 46 करोड़ खाते खुले, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है, पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता। आयुष्मान भारत की जो पूरी दुनिया की इतनी बड़ी योजना है, तो चर्चा करते थे हमारे विरोधी, कहते थे इससे क्या होगा। अब उनको समझ में 2.5 करोड़ घर बना दिए, अपने लखीमपुर में कितने बन गए होंगे, 1 लाख 30 हजार करीब बन गए हमारे यहाँ। ऐसे इस तरह से उज्ज्वला गैस आप देखो 9.5 करोड़ फ्री कनेक्शन, 12 करोड़ थे केवल 2014 में, 29 करोड़ है। कुछ लोगों ने अपने आप खरीदा, 9.5 करोड़ को हमने फ्री दिया और अपने आप खरीदने वाले 7.5 करोड़। ये सारी चीजों को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है, ऐसा वो मानते हैं। स्वास्थ्य के लिए वो कहते हैं कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो न केवल हमारी जो GDP एक आर्थिक स्थिति की बात होती है तो उसमें बहुत बड़ा इजाफा आएगा। 4% GDP का 4% हमारा खराब स्वास्थ्य और बीमारियों के कारण कम होता है, अगर वो होने लगेगा तो वो बढ़ जाएगा। अभी वो सारे फाइनेंशियल विषय हैं वो मैं आपके बीच में नहीं रखूंगा, लेकिन मतलब जैसे आपका घर है, आपका अगर 100 रुपया बीमारी पर खर्च करो, अगर आप स्वस्थ हो ठीक हो तो आपको 100 रुपया बचा के नहीं बचा, 100 रुपया इलाज के लिए जो देना पड़ा नहीं बचा, तो आपके परिवार को मान लो आपके पास 3000 रुपये बचत है तो 3100 की, ऐसे ही देश की भी बचत। उसी तरह से हम लोगों ने जैसे आयुष्मान भारत का जो मंत्रालय खोला है, आयुष मंत्रालय, आयुष्मान भारत तो ये योजना है, आयुष मंत्रालय 2014 में हमने खोला नवंबर में। पहले भारत की जो हमारी स्वास्थ्य पद्धति थी उस पर लोग भरोसा नहीं करते थे, हमारे भारत के ही लोग, क्योंकि उनका सोचने का तरीका दूसरा था। अभी हमने लगभग हमारे 500 जिला चिकित्सालय सबको हमने आयुष से जोड़ा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 27 को हमने आयुष से जोड़ा, और हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है तो 1.5 लाख हमने उससे जोड़े, जिससे 1.5 करोड़ लोगों ने शायद ऑनलाइन सूचनाएं भी दी। इस तरह से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा इजाफा होता है टेलीमेडिसिन के माध्यम से। तो ऐसे सारे लोग अपनी जानकारी आप लोग भी ले सकते हो ऑनलाइन, आपको बीमारी आप अपने घर से पूछ सकते हैं कि हमको क्या बीमारी है, योग करिए। उन्होंने कहा दिनचर्या, बीमार पड़ो ही ऐसे ना क्यों भाई, अगर बीमार ना पड़ो तो अच्छी बात, तो बीमार ना पड़ो उसके लिए अच्छी दिनचर्या हो, ठीक समय पर भोजन करो, ठीक समय पर सो, मेहनत करो, अच्छा एकदम से करो। अब देखो इतना फिट रहते इतना चलते हैं, कोई समस्या नहीं। ये सब चीजें हो, अगर ये सब होगा हमारे देश के लोगों के अंदर तो निश्चित रूप से हमारे देश का फायदा। अभी जैसे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कोविड का समय था, एकदम से आया पूरी दुनिया पर एक गाज जैसे कि हमारे ऊपर भी गिरे, हमारा देश था, हमारे लिए संकट, लेकिन अब नहीं गिरेगी। अब हमने एक ऐसे सेंटर का भी प्रारंभ किया है जो हमारे वैक्सीन, जो ये हमारे वायरस होते हैं और जो बुखार आता है उसको वायरल और परजीवी जो संक्रमण होता है, इसकी रिसर्च लगातार ये हमने अभी नागपुर में वो सेंटर बना दिया है, जानकारी होगा वो काम करना प्रारंभ कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोरोना आया तो भारत वाले घबरा गए, हम पहले से रिसर्च करेंगे कि दुनिया में इस समय कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है, कौन सा वायरस आ रहा है, क्यों कौन सा ऐसा संक्रमण हो सकता है जो परजीवी हो, जो आपके ऊपर आकर के फैल जाए। ऐसे सभी हम उन क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, संचारी रोग हैं, गैर संचारी रोग हैं, उन पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने फिटनेस को 2015 में उत्तम करके अपने देश की घोषणा नहीं कर दी। उसके साथ साथ हम लोगों ने
एक जो HIV होता है, एड्स का, एड्स ही कहते हैं, जो उसका जो है वो खत्म हो, उसके लिए 2017 में एक अधिनियम एक कानून हमने बनाया है और 2030 तक पूरी तरह से हम उस एड्स से अपने देश को मुक्त कर देंगे। ऐसी भी व्यवस्था टीवी को खत्म करना है। टीवी के जो सेंटर्स हैं उनको भी हम लोग अलग से 500 रुपया की एक प्रोत्साहन राशि देते हैं। हमारी जो बहनें हैं जो गर्भावस्था में होती है, जो मातृ शिशु वंदना के द्वारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना के द्वारा 6,000 रुपया उनको भी दिया जाता है, देखभाल भी दी जाती है। ऐसे सारे कामों के करने के पीछे उद्देश्य ये आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रह करके आगे अच्छा जीवन बिताएं, आप स्वस्थ रहें, दवाओं का खर्चा कम हो, देश का नुकसान कम हो, आपका नुकसान कम हो और आपके अंदर जितनी ताकत है वो आप अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए खर्च कर सकते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाओं के लिए और उसका बोझ भी आपकी जेब पर ना पड़े, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। और उनके जन्म दिवस के इस बारे में आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, मैं आपसे अपने बातें साझा की। मैं चाहता हूँ इन सब बातों का आप भी लाभ उठाएं और दूसरे लोगों